Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. It's Ikra Khan welcoming you on behalf of Maths Box. I'm here to deliver the next lecture, which is basically lecture number 11 on a set theory that deals with the basic theorem related to equivalence classes. स्टूडेंट्स हमारी डिस्कशन चल रही थी सेट थ्योरी पर। आज लेक्चर नंबर 11 है जिसमें हम लोग दो ही थ्योरम आपको समझाएंगे। अपने लेक्चर को बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें, थम्स अप का बटन भी प्रेस करें ताकि इस चैनल की रिसेंट अपडेट से आप अवेयर रहें। फर्दर मोर कमेंट सेक्शन में लाजमन आया करें, ठीक है। बगैर टाइम वेस्ट किए मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? कहता है लेट आर बी द इक्विवेलेंस रिलेशन। प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया गया है इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। कोई रिलेशन जब आपके पास रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो तो उसको आप क्या कह देते हैं कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है, किसी नॉन एम्प्टी सेट एस पर। देन कोशेंट सेट एस आर, कोशेंट सेट एस स्लैश आर, ये बेसिकली ऐसा सेट होता है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसको डिफाइन किया है, जिन्होंने नहीं सुना डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया वो पहले इन लेक्चर्स को गो थ्रू कर लें। कोशेंट सेट आपके पास बेसिकली सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस होते हैं। मतलब जब आप सारी इक्विवेलेंस क्लासेस निकाल लेते हैं, उनका एक सेट बनाते हैं, वो आपके पास कोशेंट सेट होता है और वो बेसिकली आपके पास पार्टीशन को डिफाइन करता है। ये भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। स्पेसिफिकली इसके 3 पार्ट्स करने हैं, हम एक एक पार्ट लिखते जाएंगे और उसको प्रूव करते जाएंगे। तो पहले देखते हैं फॉर ईच ए बिलोंग्स टू एस, हर वो ए जो कैपिटल एस में मौजूद है वी हैव ए बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास। ये रिप्रेजेंटेशन आपको बताई गई है, ये रिप्रेजेंटेशन है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। मतलब हर एलिमेंट अपनी इक्विवेलेंस क्लास में होता है, ठीक है। इसको आपने प्रूव करना है क्योंकि आपके पास क्या है, आर आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन है। सिंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है इसका मतलब है आर इज रिफ्लेक्सिव। आर फिर आपके पास रिफ्लेक्सिव भी होगा, और अगर आपके पास आर रिफ्लेक्सिव है तो इसका मतलब है ए फिर ए के साथ ही रिलेट होगा और ये ऑर्डर्ड पेयर आर में मौजूद होगा, ठीक है। किसके लिए? फॉर एवरी। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिविटी के लिए फॉर एवरी की कंडीशन होती है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एस। अब देखें, अगर एक एलिमेंट ए के साथ ही रिलेट हो रहा है तो इसका मतलब है वो एलिमेंट फिर बिलोंग कर जाएगा किससे? ए की इक्विवेलेंस क्लास से। यही आपने प्रूव करना था। पार्ट बी हम करने लगे हैं। दूसरे पार्ट में वो क्या कहता है कि अगर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बराबर है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी के तो तब ए और बी आपस में रिलेट हो रहे होंगे। यह हम लोगों ने पीछे लेक्चर में एक एग्जांपल भी कोट की थी कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 में आपके पास 1 5 आ रहा था, इसी तरीके से 5 की इक्विवेलेंस क्लास में भी 1 और 5 ही आ रहा था। लिहाजा रिलेशन के तहत वो दोनों रिलेट करेंगे। क्योंकि ये इफ एंड ओनली इफ के साथ है तो हम इसको प्रूव करते हैं। पहले हम सपोज कर रहे हैं, एक पार्ट लेंगे और दूसरा प्रूव करेंगे। सपोज ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग कर आर से हमें प्रूव क्या करना पड़ेगा? we have to prove what we have to prove, हमने ये प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए किसकी इक्वल है? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी के। और आपको पता है जब कभी भी इक्वलिटी प्रूव करनी होती है तो आपको कंटेनमेंट का रिलेशन सिखाया हुआ है। मतलब यहाँ से एलिमेंट लें इसमें शो कर दें, फिर यहाँ से एलिमेंट लें इसमें शो कर दें, ठीक है। तो मैं लेट कर रही हूँ लेट एक्स बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी, कि x इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी में पड़ा हुआ है। इक्विवेलेंस क्लास में तो वो एलिमेंट्स पड़े होते हैं जो इसके साथ रिलेट हों। मतलब कि मैं इसको लिख सकती हूँ कि b फिर क्या कर रहा है? रिलेट हो रहा है किसके साथ? x के साथ। और रिलेट होने का मतलब है कि इनका जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो r में मौजूद है। bx का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो r में मौजूद है, ठीक है। अब जरा गौर करिएगा, यहाँ पर ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, यहाँ पर है बी एक्स बिलोंग कर रहा है आर से।
तो मैं यहां पर ये लिख सकती हूं कि ए एक्स बिलोंग कर रहा है आर से। रीजन, आर आपके पास क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिविटी कहती है दरमियान वाला ऑर्डर पेयर का एक नंबर कैंसिल कर, बी को खत्म कर दें, ए और एक्स को रिलेट कर दें, सिंस आर इज ट्रांजिटिव। ओके होगी बात। अब जरा यहां पर गौर करें, यहां पर आपके पास था कि x बिलोंग करता है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ b से, तो फिर बी एक्स ऑर्डर्ड पेयर r में था। यहां पर है ए एक्स बिलोंग कर रहा है r से, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि x बिलोंग कर गया इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a से। लिया कहां से था, लिया x बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ b था, आ किस में गया, x बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a, तो मतलब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ b कंटेन कर गई इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a। ठीक हो गई बात। इसको आप क्या कर दें, इक्वेशन 1 कह के स्टॉप कर दें। अब हमने रिवर्स करना है। अब आपने लिखना है नाउ लेट x बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a। अगर x बिलोंग करता है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a से, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा a और x का, वो किस से बिलोंग करेगा, वो तो r से बिलोंग करेगा। ठीक हो गई बात। r से बिलोंग करेगा तो r तो आपके पास क्या है, r तो हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन है तो वो सिमेट्रिक भी होगा। सिमेट्रिक होगा तो इसका मतलब है मैं इनका ऑर्डर चेंज कर सकती हूँ, और यहाँ पर रेफरेंस मैंने लिख दिया r इज सिमेट्रिक। अब जरा आपने एक और चीज गौर करनी है। अब जरा एक चीज गौर करिएगा कि आपके पास क्या है, आपके पास है भाई x और a बिलोंग कर रहा है r से, एंड a और b भी बिलोंग कर रहा है r से। ये देखें स्टॉप पे, इन दोनों का आप अगर इकट्ठा करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, मैं यहां पर कर देती हूँ। ठीक है, इस पर मैं अगर प्रॉपर्टी लगाऊं कौन सी वाली, ट्रांजिटिव वाली, तो इसका मतलब होगा कि x b बिलोंग करेगा r से। रेफरेंस लिख लीजिएगा, r इज ट्रांजिटिव। मैं पूरा वर्ड नहीं लिख रही, ठीक है। यहां से मुझे ऑर्डर्ड पेयर क्या चाहिए, मुझे ऑर्डर्ड पेयर bx चाहिए। मैंने bx बिलोंग्स टू r कर दिया, रेफरेंस क्या दिया, r इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है तब मैं ऑर्डर्ड पेयर चेंज कर सकती हूँ। अब जरा गौर करिएगा, x अगर बिलोंग करता था किससे, क्लास इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a, तो ax बिलोंग करता था r से। अब ये bx बिलोंग कर गया r से, तो इसका मतलब है फिर क्या हो जाएगा, x बिलोंग कर जाएगा किससे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ b से। लिया कहां से था, a से, आया कहां पर, b में। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देके स्टॉप कर दें। बाय 1 एंड 2 आपके पास क्या होगा भाई, बाय 1 एंड 2, ये 1 है ये 2 है, दोनों क्या हो गए आपके पास, इक्वल। तो इस पार्ट में आपने यही प्रूव करना था, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी। अब इसका कन्वर्स करने लगे हैं। अब हम ये सपोज करने लगे हैं, और उसके लिए हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि ए बी बिलोंग करता है किससे, आर से। ठीक है, तो ऑन द अदर हैंड यहीं पे छोटा सा करके प्रूव कर देती हूं। सपोज कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी। वी प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है भाई, कि ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर है वो आर से बिलोंग करता है। ठीक है, आपको पता है क्या, बी अगर बिलोंग करता है
हमेशा अपनी ही इक्विवेलेंस क्लास से, हर एलिमेंट अपनी इक्विवेलेंस क्लास में होता है, तो मतलब बी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी में होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बी तो किसके इक्वल है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए के। इसका मतलब है बी बिलोंग कर गया किससे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए से। लिया कहां से था, बी को लिया था इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी से, आ किस में गया, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि आपके पास जो ए बी है वो किससे बिलोंग कर गया, आर से बिलोंग कर गया, और यही आपने प्रूव करना था। If you people are not seeing this, have a look on it. इसी थ्योरम के थर्ड पार्ट में वो आपको क्या कह रहा है कि अगर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बराबर नहीं है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी के, तो देन दे आर डिसजॉइंट। तो फिर आपने प्रूव करना है डिसजॉइंट। इसके लिए हम कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हुए प्रूव करेंगे, ठीक है। वी विल यूज कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट द इक्विवेलेंट, ठीक है। वी प्रूव इक्विवेलेंट कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट। अब कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या बुला है, पहले उसको देख लें। व्हाट इज बेसिकली कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट, जरा गौर करिएगा। आपके पास अगर दो प्रोपोजिशंस हैं और एक इम्प्लाई है, P इम्प्लाई करता है Q को। अगर तो मैं इसको लिखूं Q इम्प्लाई P, तो वो होता है कन्वर्स। आपने लेना है इनवर्स। इनवर्स का मतलब है निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। ये आपने क्या निकाला है, आपने इनवर्स निकाला है। देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन इनवर्स एंड कन्वर्स। ये इनवर्स है, मतलब P इम्प्लाइज Q से आपने उसका इनवर्स लिया, इनवर्स के बाद अब आपने इसका कन्वर्स लेना है, ये कन्वर्स हो गया। तो ये चीज आपके पास क्या बनी, कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है। P इम्प्लाइज Q की कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट ये बनी। अब मैं कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट इस थ्योरम के लिए बनाना चाह रही हूँ, जरा वो देखिएगा। मैं रफ वर्क में बना रही हूँ, फिर मैं यहाँ पर नीट वर्क में उसको डाल दूंगी, ठीक है। P मुझे चाहिए, इसके करस्पॉन्डिंग बना रही हूँ ना। P मेरे पास ये है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A नॉट इक्वल्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B, और B मेरे पास है क्या, they are disjoint. If they are disjoint, it's mean that their intersection is equals to empty set. मैंने क्या बनाना है, इनकी निगेशन बनानी है। इसकी निगेशन क्या बनेगी भाई साहब, इसकी निगेशन बनेगी A नॉट इक्वल्स टू को क्या कर देंगे, इक्वल्स। ये ब्लू वाली इस ब्लैक की निगेशन हो गई। इसकी भी निगेशन बनानी है, निगेशन ऑफ Q बनाना है। इक्वल्स टू को नॉट इक्वल्स टू में चेंज कर दें। अब मैंने इसका क्या करना है, कन्वर्स लेना है, मतलब ये चीज इधर ले आनी है और ये चीज इधर ले आनी है। मतलब अब कि पहले मेरा ये गिवन था, हाइपोथेसिस था, और ये मैंने प्रूव करना था। अब मैंने कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट में ये मेरा अब हाइपोथेसिस है गिवन, और ये मैंने प्रूव करना है। तो मेरी कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट जनरेट हो चुकी है, जो मैं आपके सामने लिखने लगी हूँ। कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट जनरेट हो चुकी है, कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट जनरेट हो चुकी है। ये हमारा इफ है और ये हमने प्रूव करना है। अगर देखें ये इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है, तो इसमें कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन होगा, एटलीस्ट एक तो लाजमन होगा, ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी हो जाए। दिस इम्प्लाइज दैट पर्टिकुलर हम एक्स कह देते हैं कि वो इनके इंटरसेक्शन में है। अगर वो इनके इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब है कि एक्स बिलोंग कर गया किससे, ए से, एंड एक्स बिलोंग कर गया इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी से। अब देखिएगा जरा, अगर x इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A में मौजूद है, तो इसका मतलब है कि जो ऑर्डर्ड पेयर A और x का बनेगा वो R में लाजमन पड़ा होगा। सिमिलरली आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर x B में मौजूद, x B की इक्विवेलेंस क्लास में है, तो जो ऑर्डर्ड पेयर B और x है
वो आर में लाजमन मौजूद होगा। आपने बेसिकली क्या करना है, कॉन्सिक्वेंस लगाना है पार्ट नंबर 2 वाला। तो उसमें करने के लिए मैंने इसको रिवर्स किया, एक्स बी बिलोंग करेगा आर से, रेफरेंस लिखना है आर इज सिमेट्रिक, क्योंकि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो सिमेट्रिक तो लाजमन होगा। यहाँ पर मजीद आप ए एक्स एंड एक्स बी दोनों आर से बिलोंग करते हैं, तो उसका मतलब है ए बी बिलोंग कर जाएगा किससे, आर से। और रेफरेंस इसका ये है कि आर इज ट्रांजिटिव, कि आपके पास आर ट्रांजिटिव था तो दो ऑर्डर पेयर्स को मर्जअप करके आप एक में इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि पहले का पहला और दूसरे का लास्ट वाला एलिमेंट डालते हैं। अब यहाँ पर आपने एक स्टेटमेंट पढ़ी है ऊपर ही कि ए की इक्विवेलेंस क्लास बी की इक्विवेलेंस क्लास के इक्वल होती है इफ एंड ओनली इफ क्या हो कि ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर है वो आर से बिलोंग कर जाए। अब देखें, मतलब आपके पास ये हो तो आप ये लिख सकते हैं, ये हो तो ये लिख सकते हैं। मेरे पास ये चीज़ है तो इसका मतलब है मैं ये चीज़ लिख सकती हूँ। बाय मैंने यहाँ पर लिख दिया, इस स्टेप के बाद मैं ये लिख सकती हूँ। देखिए मैंने प्रूव ये करना था, ये मैंने प्रूव कर दिया, तो ये कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट प्रूव हो चुकी है, हेंस द थ्योरम इज प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ से अब आप क्या कह सकते हैं, हेंस प्रूव्ड लिखते हैं, हेंस प्रूव्ड। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कहता है, सपोज पी ए आई इज अ पार्टीशन, कि ये पार्टीशन है, ठीक है, सेट एस की। देन देयर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा टिल्डा, कोई सा भी नोटेशन है रिलेशन आर के लिए उसको टिल्डा से शो किया जाता है, सच दैट एस डिफरेंस टिल्डा। इसको बेसिकली आप पढ़ के आ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि क्या होता है आपके पास कोशेंट सेट होता है। कोशेंट सेट बेसिकली क्या होता है, जिसमें तमाम के तमाम इक्विवेलेंस क्लासेस मौजूद होती हैं, इज द सेम एज अ पार्टीशन, कि वो कहता है कि जो आपका कोशेंट सेट होगा वो पार्टीशन के जैसा ही होगा, पार्टीशन ही होगी। ठीक है, तो हम इसके लिए डिफाइन कर लेते हैं। डेफिनेशन में हम एक रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, फॉर ए बी बिलोंग्स टू एस। हम खुद से डिफाइन कर रहे हैं कि हमने ए को रिलेट करना है किससे, बी के साथ, तब इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू सेम सेल। अगर वो एक सेल में मौजूद हुए तो हम लोगों ने उनको रिलेट करना है सेम सेल, और उस सेल को नाम पर्टिकुलरली ए के दे देते हैं, और वो सेल किसका है, पार्टीशन पी का है। मतलब हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है इस पर ये कि अगर हम दो एलिमेंट एस से लेते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या होंगे, रिलेट होंगे, कोई भी रिलेशन हो जाए। टिल्डा जनरल आर को शो करता है, टिल्डा ये इसको टिल्डा बोलते हैं आप, ठीक है। ए टिल्डा बी मतलब ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ, मतलब ए को बी के साथ आपने तब रिलेट करना है जब ए और बी किसी सेम सेल में मौजूद हो। अगर वो डिफरेंट सेल्स में मौजूद हो तो फिर वो रिलेट नहीं हो सकेंगे। ठीक है, तो हमने इसको क्या प्रूव करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए जरा गौर करिएगा। अगर आपके पास एक एलिमेंट मैंने ले लिया किससे, एस से, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास फिर ये ए लाजमन किसी ना किसी सेल में मौजूद होगा। क्यों, क्योंकि एस की पार्टीशन तो क्या है, पी। ठीक है, तो एस की पार्टीशन अगर पी है तो पार्टीशन की डेफिनेशन में ये होता है कि हर एलिमेंट किसी न किसी सेल में लाजमन मौजूद होता है, एस का कोई भी एलिमेंट मिस नहीं होता। तो यहां पर रेफरेंस पी इज पार्टीशन। अगर ए जो है वो एक ए में है तो हर एलिमेंट खुद के साथ तो रिलेट होता ही है, तो इसका मतलब है कि मैं लिख सकती हूँ ए रिलेटेड टू ए, मतलब ए टिल्डा ए। और यहाँ से ये प्रूव हो चुका है कि ये जो टिल्डा रिलेशन हो ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इक्वेलिटी भी हो सकता है,
ऑलमोस्ट इक्वल्स टू भी हो सकता है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसेस भी हो सकती हैं। तो ये जो टिल्डा है वो क्या बन चुका है आपके पास, रिफ्लेक्सिव बन चुका है। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, अब आपने नेक्स्ट करना है भाई फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, सिमेट्रिक के लिए जरा देखिएगा, अगर आपके पास ए बी किसी सेल में मौजूद हैं तो इसका मतलब क्या होगा, फिर बी ए बी उस सेल में मौजूद है, क्योंकि सेल तो सेट होता है और सेट में तो ऑर्डर मैटर ही नहीं करता होता, ठीक है। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां से था ए बी ए के साथ बिलोंग करता है, या मतलब आप लेट ये लिख लें ए रिलेटेड विद बी, लेट ए रिलेटेड विद बी देन, ठीक है। मैं इसको इरेज करके अगर लिख दूं, लेट ए रिलेटेड टू बी देन ए बी क्या होगा, वो ए के में होगा। तो ए के में है, ए के आपके पास सेल है, सेल सेट होता है, सेट में रेपिटेशन या ऑर्डर मैटर नहीं रेपिटेशन नहीं हो सकती और ऑर्डर भी मैटर नहीं करता। तो ए बी हो या बी ए लिखा हो तो आप उस पर बी ए कर सकते हैं, बी ए। तो इसका मतलब है क्या कि बी रिलेट हो गया किससे, ए से, और यहाँ से आपने ये प्रूव कर दिया कि टिल्डा जो भी रिलेशन है वो क्या है आपके पास, सिमेट्रिक है। अब रह गया आपका एक ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव देखते हैं क्या है, फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए भाई आप क्या करते हैं, आप करते हैं सपोज क्या, सपोज करते हैं कि ए रिलेट कर रहा है बी के साथ और बी रिलेट कर रहा है सी के साथ। और अगर ए बी रिलेट कर रहे हैं तो वो तो कहता है ए बी तब रिलेट कर सकते हैं जब वो किसी एक सेल में हो। तो इसका मतलब है फिर ये जो आपके पास ए बी है ये एक सेल में पड़े हैं, उस सेल को मैं ए आई का नाम दे देती हूँ। इसी तरीके से बी रिलेट कर रहा है सी के साथ, तो उसने तो रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि दोनों रिलेट तब होंगे जब ये एक सेल में मौजूद होंगे। इसका मतलब है बी और सी फिर बिलोंग कर रहे हैं एक सेल के साथ, एक सेल से, जिसको मैंने एक ए का नाम दे दिया। अब जरा यहां पर गौर करें, यहां पर पते की बात यह है, यहां देखें बी बिलोंग कर रहा है किससे, ए आई से, यहां से भी बी बिलोंग कर रहा है ए जे से। बी जो है वो ए आई में भी है, बी जो है वो ए जे में भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि ए आई और ए जे डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि पार्टीशन है, और पार्टीशन की कंडीशन ये होती है कि एक एलिमेंट एक ही सेल में हो सकता है, दो सेल्स में नहीं हो सकता। तो फिर इसका कंक्लूजन यही बना कि अगर बी ए आई में है, बी ए जे में है, तो ये डिफरेंट तो हो नहीं सकते, क्योंकि अगर डिफरेंट होंगे तो पार्टीशन ही नहीं बनेगी। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों सेल्स आपस में क्या है, इक्वल हैं। ए आई इज इक्वल टू ए जे, ओके होगी बात। रेफरेंस यहाँ पर लिख लें, सिंस पी इज पार्टीशन, पार्टीशन है इस वजह से भाई साहब ये जो है आपके पास दो डिफरेंट सेल्स में एक एलिमेंट नहीं हो सकता, एक एलिमेंट एक ही सेल में हो सकता है। इस वजह से मैंने ए आई और ए जे को आपस में क्या कर दिया, इक्वल, क्योंकि पार्टीशन की डेफिनेशन तभी पूरी होती है। जरा यहाँ पर गौर करिएगा, ए बिलोंग कर रहा है ए आई से, सी बिलोंग कर रहा है ए जे से, सी ए जे में है, ए जे तो किसके इक्वल है, ए आई के। तो यहां से मैं फर्दर क्या लिख सकती हूँ, यहां से मैंने लिख दिया ए बिलोंग कर गया ए आई से, सी बिलोंग कर गया ए जे से, और ए जे किसके इक्वल है, ए जे तो इक्वल है आपका, मैं यहाँ पर मजीद एक स्टेप ऐड कर रही हूँ, सी बिलोंग कर गया ए आई से, रेफरेंस डाल दें क्योंकि ए जे आपका किसके इक्वल है, ए आई। इन दोनों को कंबाइन कर लें, कंबाइन करने के बाद आप क्या कह सकते हैं कि ए और सी जो है वो बिलोंग कर गया किससे, ए आई से। और अगर वो एक सेल में मौजूद हैं, एक सेल में मौजूद है तो दोनों एक दूसरा रिलेट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ए रिलेटेड टू सी, अगर ए रिलेट कर गया सी से, हमने तो कहा था ए रिलेट किया बी से, बी रिलेट किया सी से, ए पकड़ के रिलेट कर गया किसके साथ, सी के साथ, तो इसका मतलब है ये जो टिल्डा आपको दिया हुआ है इज ट्रांजिटिव।
ये आपके पास क्या है, ट्रांजिटिव। टिल्डा रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, तो हम यहाँ से कह सकते हैं क्या कि टिल्डा आपके पास क्या फिर बन गया, टिल्डा आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन को डिफाइन कर गया। यहीं पे लिख देती हूँ थोड़ा सा। सो टिल्डा इज इक्विवेलेंस रिलेशन। और अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है, ऑन सेट एस, तो इसको मज़ीद यहाँ पर छोटा सा करके लिख देते हैं, हम नहीं इरेज करते, बस लास्ट है। किस तरीके से कि ये जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए है, ये बेसिकली किस तरीके से है, इसमें तमाम के तमाम वो सेट्स पड़े हैं जो रिलेट हो रहे हैं किससे, एक्स से, ठीक है। और उस पर कंडीशन आपके पास क्या है, एक्स इज इन द सेम सेल, in the same cell AK as A, ठीक है। तो यहां से आप कह सकते हैं thus equivalence class under tilde are the same as cells in a partition P। तो क्या कहता है कि आपके पास ये क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। डियर व्यूवर्स, तो ये था आपके पास आज का लेक्चर। उम्मीद है आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की रिसेंट अपडेट से आप लोग अवेयर रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैथ्स बॉक्स की टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह।